हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। अपन लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर आगे वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक है अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बल आघूर्ण। हाँ जी बेटा, हमारे पास में ये एक समान विद्युत क्षेत्र है आपका E, जिसके अंदर अपन ने किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ है। ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके अंदर -q आवेश है, वो बिंदु A पर रखा गया है, और +q आवेश है, उसको अपन ने बिंदु B पर रखा है। इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो है हमारे पास में 2a, और अपन ने इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर इस द्विध्रुव को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हुआ है ताकि इसके द्विध्रुव आघूर्ण P, जो कि कहां से कहां होता है बेटा, -q से +q की ओर, तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों के मध्य का कोण कितना रहे बेटा, थीटा। तो आपको इस स्थिति में दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो इस विद्युत द्विध्रुव के ऊपर लगने वाला बल और दूसरा इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ओके बेटा, पहले अपन बात करते हैं बल की। तो मैंने आपको पीछे टॉपिक के अंदर बताया था, मैं वापस से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। यदि हमारे पास में कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, मान लो कितना E, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन किसी Q आवेश को रख देते हैं, तो आप याद करो इस आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है आपका F बराबर QE। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। किसी Q आवेश को यदि एक समान विद्युत क्षेत्र E में रख दिया जाए तो उसके ऊपर लगने वाला विद्युत बल F बराबर क्या होता है बेटा, QE। और उस F की दिशा कहां होती है, यदि ये Q आपका धनावेश है तो अब तो लगने वाला बल E की दिशा में ही होता है, लेकिन अगर ये आवेश आपका ऋणावेश है तो लगने वाला जो बल होता है वो E के विपरीत दिशा में होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र E है, एक समान विद्युत क्षेत्र E का मतलब यह है बेटा कि सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही है और उसकी दिशा आगे की ओर ही है। यहां हमारे पास में एक तो है +q आवेश और एक है हमारे पास में -q आवेश। तो बताओ बेटा इस +q आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा और कौन सी दिशा में होगा। सुनिए बेटा, +q आवेश पर कार्यरत बल, उसको अपन मान लेते हैं F1। वास्तव में F1 बराबर आपका QE होगा, क्योंकि आवेश तो आपका Q है और विद्युत क्षेत्र कितना है E, और चूंकि ये आपका धनावेश है इसलिए ये लगने वाला बल E की दिशा में अर्थात आगे की तरफ ही होगा। तो ये हमारे पास में बल आ गया आपका F1 बराबर QE। अच्छा, इसी प्रकार अगर अपन बात करें तो -q आवेश पर कार्यरत बल माना कि कितना है F2 बराबर भी हमारे पास में क्या होगा बेटा, QE ही होगा, लेकिन चूंकि ये ऋणावेश है इसलिए लगने वाला बल इस E के विपरीत दिशा में अर्थात पीछे की तरफ होगा। तो F2 बराबर हमारे पास में कितना बल आ गया बेटा, QE, लेकिन उसकी दिशा कहां आएगी, पीछे की तरफ। अब आप एक चीज बताओ, ध्यान से देखो, इस विद्युत द्विध्रुव के ऊपर दो बल कार्यरत है, एक F1 बराबर QE बल आगे की तरफ और दूसरा F2 बराबर QE बल पीछे की तरफ। तो बताइए दोनों बलों का परिमाण यानी कि मान क्या आपको समान दिख रहा है क्या, QE और QE, लेकिन उनकी दिशा क्या है, विपरीत। तो बताइए क्या इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो नेट बल होगा वो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं F नेट बराबर 0 होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में है, यानी कि जितना बल आगे है उतना ही बल कहां है बेटा, पीछे। तो नेट बल हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0। और अगर इस पर लगने वाला नेट बल 0 है तो ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है वो स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, ये स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। ये तो बात हो गई किसकी बेटा, बल की। तो हमारे पास में नेट बल कितना आ गया, 0। अब अपन बात करते हैं बेटा किसके बारे में, बल आघूर्ण के बारे में। हाँ जी बेटा, आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है, ये ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है। आप दिमाग में ये सोच लो कि यहां पर ये तो है आपका +q आवेश और ये है आपका -q आवेश। ध्यान से सोचो बेटा, यदि इस +q आवेश के ऊपर F1 बल आगे की तरफ लग रहा है और इस -q आवेश के ऊपर F2 बल पीछे की तरफ लग रहा है, तो सोच के देखो क्या ये विद्युत द्विध्रुव इस मध्य बिंदु के सापेक्ष इस तरह से घूर्णन करेगा क्या, बिल्कुल घूर्णन करेगा। वापस सुनो,
ये आपके पास में कोई वस्तु है, विद्युत द्विध्रुव है, इस सिरे के ऊपर F1 बराबर QE बल कहां लग रहा है, आगे की तरफ, और इस सिरे के ऊपर F2 बराबर QE बल कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। तो बताओ मध्य बिंदु के सापेक्ष ये बल इसको नीचे लेके आएगा और ये वाला बल इसको कहां घुमाएगा, ऊपर। तो ये इस तरह से यहां पर घूर्णन करेगा, और अगर ये विद्युत द्विध्रुव यहां पर घूर्णन करेगा तो निश्चित रूप से इसके ऊपर क्या लगेगा, बल आघूर्ण। जो यहां पर बल आघूर्ण लगेगा उसका मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। हाँ जी बेटा, बल आघूर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण बराबर बल युग्म के किसी एक बल का परिमाण गुणा लंबवत दूरी। हाँ जी बेटा, ये जो आपका बल युग्म है, बल युग्म का मतलब समान परिमाण के दो बलों का युग्म। देख लो बेटा, दोनों का परिमाण समान है, QE और QE, और उनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के क्या है बेटा, समानांतर। अगर अपन इसकी क्रिया रेखा को डैश डैश करके आगे पीछे बढ़ा ले और इसकी क्रिया रेखा को भी आगे पीछे बढ़ा ले तो देखो बेटा, दोनों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के क्या हो गई, समानांतर। दिशा क्या है, विपरीत, और दोनों का मान क्या है, समान। इस चीज को हम क्या कहते हैं, बल युग्म। पहले आप इस बात पे वापस से ध्यान दो, बल युग्म क्या होता है, दो बलों का परिमाण समान होना चाहिए। क्या समान है, बिल्कुल, F1 बराबर QE और F2 बराबर QE। उनकी दिशा विपरीत होनी चाहिए, बिल्कुल विपरीत है, आगे की तरफ F1 बराबर QE और पीछे की तरफ F2 बराबर QE। और उनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समानांतर। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, बल युग्म। और किसी बल युग्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला बल आघूर्ण निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, बल युग्म के किसी एक बल का परिमाण गुणा उनकी क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। ओके बेटा, बल आघूर्ण को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टो बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, बल युग्म के किसी एक बल का परिमाण। यहां दो बल हैं, F1 बराबर QE और F2 बराबर QE, दोनों में से कोई से भी एक बल का परिमाण ले लो। तो बताओ बेटा, बल का परिमाण कितना आ गया, QE। अच्छा बेटा, दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इस बिंदु B से ये जो नीचे वाला F2 बल है उसकी क्रिया रेखा के ऊपर हम एक लंब डाल लेते हैं, और माना कि ये लंब इसको कहां मिलता है, बिंदु M पर। तो बताइए, क्या इसकी जो लंबवत दूरी होगी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी, क्या वो BM के बराबर होगी क्या? अरे बेटा, ये जो आपके पास में BM लंबाई है वो ही क्या है, दोनों के मध्य की लंबवत दूरी। और इस BM का मान कितना होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहां पर ये इसका कर्ण है, वो कर्ण कितना है बेटा, 2a। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना है बेटा, थीटा। सिर्फ समझ लेना, वहां पर अपने को डायरेक्टली आंसर लिखना है, आप साइड में सोच के देख लेना। ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समकोण त्रिभुज है, इसका ये कर्ण है हमारे पास में कितना, 2a, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो ये इसका लंब होगा और इस लंब की लंबाई 2a sin थीटा होगी। समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगा के देख लेना, ये लंबाई कितनी आएगी हमारे पास में, 2a sin थीटा। तो बताइए बेटा, टो बराबर हमारे पास में कितना आ गया, QE इंटू BM की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, 2a sin थीटा। ओके बेटा, तो टो बराबर हमारे पास में आ गया। हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। Q 2a को मैं पहले लिख लेता हूं और साथ में E, और उसके बाद में क्या है हमारे पास में sin थीटा। सुनिए बेटा, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a होता है। बेटा ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण Q और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a, इसका गुणनफल ही हमारा क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। तो इस Q इंटू 2a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, P। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया बेटा, टो बराबर PE sin थीटा। ये इस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। इस चीज को हम दूसरे सदिश रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, टो सदिश बराबर P क्रॉस E। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, आपने 11th क्लास में पढ़ा है A क्रॉस B बराबर क्या होता है बेटा, AB sin थीटा। बोलो बेटा, अपन ने पढ़ा है ना, A क्रॉस B बराबर क्या होता है बेटा, AB sin थीटा। तो अपन ने यहां पर केवल और केवल इस फॉर्मूले को उल्टा यूज किया है, PE sin थीटा, तो उसको उल्टा हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। तो हमारे पास में बल आघूर्ण के कितने फॉर्मूले आए, दो फॉर्मूले, टो बराबर PE sin थीटा, ये इसका अदिश रूप है, और इसी को सदिश रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, टो सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। तो सुनिए बेटा, आपको पूरे डेरिवेशन से क्या याद करना है,
कि यदि हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र E के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है ताकि इसके द्विध्रुव आघूर्ण P तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों के मध्य का कोण क्या रहे, थीटा। तो अब हमें इसके ऊपर दो चीजें ज्ञात करनी है, लगने वाला बल और बल आघूर्ण। हमने सोल्व किया तो हमारे पास में लगने वाला नेट बल तो कितना आया, 0, और जहां बल 0 आ जाता है वहां पर स्थानांतरीय गति नहीं होती है। और जब अपन ने इसका बल आघूर्ण सोल्व किया तो बल आघूर्ण के हमें दो फॉर्मूले याद करने हैं, टो बराबर पीई साइन थीटा और सदिश रूप में हम इसको बोल सकते हैं टो बराबर पी क्रॉस ई। ओके बेटा, नेक्स्ट ये सारे फॉर्मूले अपने को याद करने हैं। अब अपन इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्पेशल केसेस। हाँ से बेटा, हाँ बेटा, यहां पर अपन लोग 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, मैं एक बार लिख देता हूं। केस सेकंड, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, और केस थर्ड, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो। 3 स्पेशल केसेस पढ़नी है बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री। ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें। पहले मैं इनके तीनों के छोटे छोटे डायग्राम्स बना देता हूं। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है E, इसमें हमने किसी विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रख दिया, बिल्कुल सीधा। ये अपन ने यहां रख दिया आपका -q आवेश और यहां हमने रख दिया +q आवेश। तो यहां पर थीटा का मान कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री। अच्छा बेटा, नेक्स्ट, ये हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव है E, हमने इस विद्युत द्विध्रुव को, एक समान विद्युत क्षेत्र है E, इसके अंदर अपन ने किसी द्विध्रुव को इस प्रकार से रख दिया -q और +q, ऐसे खड़ा रख दिया। और E विद्युत क्षेत्र हमारा कहां है, आगे की तरफ। तो देखिए बेटा, क्या थीटा का मान यहां पर 90 डिग्री हो गया क्या? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केस थर्ड। ये हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है E, इसमें अपन ने किसी विद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दिया, बिल्कुल सीधा, लेकिन यहां अपन ने रख दिया +q आवेश और यहां हमने रख दिया -q आवेश। अब आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर केस फर्स्ट में भी अपन ने द्विध्रुव को, विद्युत क्षेत्र आगे की तरफ है तो इसको सीधा ही रखा है, ऐसे कैसे समानांतर रखा है इसके, और केस थर्ड में भी इसको समानांतर ही रखा है। तो यहां थीटा का मान 0 डिग्री है और वहां थीटा का मान 180 डिग्री है। क्यों? ध्यान से सुनो बेटा, जो यहां ये थीटा हमने यूज किया है, ये थीटा होता है पी का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, एवं ई का मतलब विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण। वापस ध्यान दो, थीटा क्या होता है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण P तथा विद्युत क्षेत्र E के मध्य का कोण। ध्यान से देखिए बेटा, केस फर्स्ट में E कहां है, आगे की तरफ। E तो सभी में कहां है, आगे की तरफ। ये एक द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा, यहां -q है और यहां +q है। तो बताइए P की दिशा कहां से कहां होती है, -q से +q की ओर। तो बताइए इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी -q से +q की ओर। इसका मतलब क्या आगे ही आया क्या? E भी आगे है और P भी आगे है, तो इसका मतलब थीटा का मान क्या हुआ, 0 डिग्री। वहां देखो E तो आगे की तरफ ही है, लेकिन इस बार अपन ने क्या किया, इसको इस प्रकार रखा कि -q तो आगे की तरफ है और +q पीछे है। तो अब बताओ इसका द्विध्रुव आघूर्ण कहां होगा, -q से +q की ओर। इसका मतलब कहां होगा, पीछे की ओर। तो बताइए इस डायग्राम में E कहां है, आगे, और P कहां है, पीछे। तो थीटा का मान कितना हुआ, 180 डिग्री। लास्ट, इसमें तो सिंपल ही है, इसका E कहां है, आगे, और P कहां है, ऊपर। -q से +q की ओर, तो P कहां है, ऊपर, और E कहां है, आगे। तो थीटा का मान क्या हो गया हमारे पास में, 90 डिग्री। चलिए ठीक है बेटा, तो ये हमने 3 स्पेशल केसेस देख ली। केस फर्स्ट जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, केस सेकंड जब थीटा बराबर 90 डिग्री, और केस थर्ड जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो। चलिए हम इनके आंसर्स लिखते हैं। F बराबर और टो बराबर
हाँ जी बेटा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। F का मान तो यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो हमेशा कितना होगा, 0। अरे बेटा बताओ, पीछे मैंने फॉर्मूले क्या बताए कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, F नेट बराबर तो हमेशा कितना आता है, 0। टो बराबर क्या आता है, PE साइन थीटा। तो F का मान तो चाहे किसी भी स्थिति में ले लो हमेशा कितना आएगा, 0। टो का मान हमें निकालना पड़ेगा और टो का मान हम किससे निकालेंगे, PE साइन थीटा वाले फॉर्मूले से। तो यहां पर क्या आ गया, टो बराबर PE साइन 0। थीटा का मान कितना है बेटा, 0। तो टो बराबर भी हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0। साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। तो ये पूरा का पूरा कितना आ गया बेटा, 0। तो इसमें तो F बराबर भी 0 और टो बराबर भी 0। ओके बेटा, यहां F का मान तो हमेशा कितना होगा, 0, लेकिन टो बराबर कितना होगा, PE साइन 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है बेटा, 90, और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, 1। तो ये हमारे पास में टो बराबर कितना आ गया आपका, PE, और ये जो आपका टो आएगा ये अधिकतम आएगा यानी कि मैक्सिमम आएगा। साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1। साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1, जब उसके आगे कितना हो, 90 डिग्री। तो ये साइन 90 का अधिकतम मान हो गया कितना, 1। तो ये आंसर तो बन गया हमारे पास में कितना, PE, और वो वास्तव में क्या है आपका अधिकतम बल आघूर्ण, टो मैक्सिमम बराबर PE होगा। लास्ट टो बराबर वापस से फॉर्मूला लगेगा, PE साइन 180 डिग्री। तो टो बराबर साइन 180 का मान भी कितना होता है, 0। अगर किसी को नहीं पता है तो बेटा मैंने 11th क्लास के अंदर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सबकी 0 से लेकर 180 डिग्री तक की पूरी टेबल बना रखी है। उस टेबल के अंदर से आप मान देख लेना। साइन 0 का मान 0 होता है इसलिए पूरा आंसर 0 हो गया। साइन 90 का मान 1 होता है इसलिए आंसर टो मैक्सिमम बराबर आ गया PE, और साइन 180 का मान भी 0 होता है इसलिए टो का मान कितना आ गया, 0। ओके बेटा, तो इन 3 विशेष स्थितियों से हमें, स्पेशल केसेस से हमें क्या समझ में आया कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो बल और बल आघूर्ण दोनों क्या हो जाते हैं, 0। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बल तो कितना रहता है, 0। बल तो हमेशा ही 0 रहता है, लेकिन बल आघूर्ण अधिकतम होता है और वो कितना होता है, टो मैक्सिमम बराबर PE। जब थीटा का मान 180 डिग्री हो तो बल भी 0 होता है और बल आघूर्ण भी 0 होता है। चलिए बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहां हम 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, F और टो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ी हाई स्टैंडर्ड की चीज आप ध्यान से समझना बेटा। F क्या होता है बेटा, बल, और टो क्या होता है बेटा, बल आघूर्ण। बल जो होता है वो संबंधित होता है स्थानांतरीय गति से। कौन सी गति से संबंधित होता है बेटा, स्थानांतरीय गति, या इसका दूसरा नाम रेखीय गति भी होता है। और टो संबंधित होता है घूर्णन गति से। वापस सुनिए बेटा, गति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, स्थानांतरीय और घूर्णन। 11th क्लास की चीज है लेकिन फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। स्थानांतरीय गति नाम से ही समझ में आ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाली गति। फॉर एग्जांपल, इस मार्कर को अपन ने यहां से उठा करके यहां रख दिया तो यह गति कौन सी हुई बेटा, स्थानांतरीय गति। और दूसरी होती है घूर्णन गति, एक ही जगह पर बार बार घूमने वाली गति। स्थानांतरीय गति करवाने के लिए हमेशा बल की आवश्यकता होती है और घूर्णन गति करवाने के लिए हमेशा बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है, जहां बल है वहां स्थानांतरीय गति होगी, यदि बल नहीं है तो स्थानांतरीय गति नहीं होगी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां बल आघूर्ण है तो वहां घूर्णन गति होगी, और अगर बल आघूर्ण नहीं है तो घूर्णन गति नहीं होगी। तो एक चीज बताओ, यदि कभी ऐसा हो जाए कि किसी वस्तु के ऊपर बल भी कितना लग रहा हो, 0, यानी कि बल नहीं लग रहा हो, और बल आघूर्ण भी कितना लग रहा हो, 0, तो इसका मतलब वो वस्तु कोई गति नहीं करेगी, कोई गति नहीं करेगी। और अगर वो कोई गति नहीं करेगी तो इस चीज को हम कहते हैं उसकी साम्यावस्था। वापस सुनो बेटा, साम्यावस्था का मतलब क्या है, सिंपल सी बात आप तो ये समझो। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, जब वस्तु पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण दोनों एक साथ 0 हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं।
11वीं क्लास में मैंने आपको बताया था साम्य अवस्था भी आगे जाकर के 3 प्रकार की होती है, स्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था और उदासीन साम्य अवस्था। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ आप इतना सोचो कि साम्य अवस्था क्या होती है। बताओ बेटा, मैंने आपको क्या बताया, साम्य अवस्था क्या होती है? ऐसी स्थिति जब f बराबर भी क्या हो जाए 0 और टो बराबर भी क्या हो जाए 0, तो उसको हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। अच्छा बेटा, तो क्या केस फर्स्ट साम्य अवस्था है? आप कहोगे यस, ये आपकी साम्य अवस्था है, क्योंकि f बराबर भी 0 है और टो बराबर भी 0 है। क्या केस थर्ड साम्य अवस्था है? यस, f बराबर भी 0 है और टो बराबर भी 0 है, ये आपकी भी साम्य अवस्था है। क्या केस सेकंड साम्य अवस्था है? आप कहोगे नहीं सर, बल तो 0 है लेकिन बल आघूर्ण टो मैक्सिमम बराबर 0 नहीं है। बल आघूर्ण टो मैक्सिमम बराबर कितना है? Pe, तो ये आपकी साम्य अवस्था नहीं है। तो बोर्ड पर लिखी हुई 3 स्थितियों में से साम्य अवस्था केवल कौन सी है? 2, केस फर्स्ट और केस थर्ड। ध्यान से सुनो, साम्य अवस्था क्या होती है बेटा? ऐसी स्थिति जब वस्तु पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण दोनों एक साथ 0 हो जाएं, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। तो यहां केस फर्स्ट और केस थर्ड आपकी साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था वास्तव में 3 प्रकार की होती है, स्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था और उदासीन साम्य अवस्था। अब आप इस चीज को डायरेक्टली याद कर लेना कि केस फर्स्ट जो है थीटा बराबर 0 डिग्री वाली, वो कौन सी साम्य अवस्था है? स्थायी साम्य अवस्था। और केस थर्ड जो है वो है अस्थायी साम्य अवस्था। तो इन 3 स्थितियों में से केस फर्स्ट और केस थर्ड आपकी साम्य अवस्थाएं हैं, स्थायी साम्य अवस्था और अस्थायी साम्य अवस्था। केस सेकंड साम्य अवस्था नहीं है। केस सेकंड में बल का मान तो 0 है बट बल आघूर्ण का मान अधिकतम है, और वो कितना है? टो मैक्सिमम बराबर Pe के बराबर है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिए, ये हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है E, और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव पहले इस प्रकार से रखा गया है। आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये जो मार्कर का ब्लैक वाला एंड है, यहाँ पर तो है आपका प्लस Q आवेश और यहाँ है आपका माइनस Q आवेश। ये इस प्रकार से θ1 कोण के ऊपर रखा गया है। अच्छा बेटा, आप सोच के देखो, जब ये पहली स्थिति में θ1 कोण के ऊपर रखा गया है, चलो इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। जब ये θ1 कोण के ऊपर रखा गया है तो इस स्थिति में इसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगेगा। दिमाग में सोचो बेटा, बल आघूर्ण क्यों लगेगा? क्योंकि इस प्लस Q आवेश के ऊपर तो F1 बराबर QE बल लगेगा, आगे बताया था बेटा पिछले टॉपिक में, और F माइनस Q आवेश के ऊपर F2 बराबर QE बल कहाँ लगेगा? पीछे। ऐसे सोच के देखो कि अगर किसी चीज को अपन यहां पर आगे की तरफ बल लगाए और यहां पर पीछे की तरफ बल लगाए, तो बताइए इस मध्य बिंदु के सापेक्ष इन दोनों बलों के प्रभाव में क्या ये वस्तु घूर्णन करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी क्या? तो जैसे ही आप इसको इसके अंदर रख के छोड़ोगे तो ये बल इसको नीचे की तरफ घुमाएगा और ये बल इसको ऊपर की तरफ घुमाएगा, यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव क्या इस प्रकार से सीधा होने की कोशिश करेगा क्या? लेकिन हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव को मान लो इधर की तरफ घुमाना है, और हमें इसको इधर की तरफ इतना घुमाना है ताकि अब जो इसका ये कोण बने वो हमारे पास कितना बन जाए? θ2 कोण बन जाए। तो अभी प्रारंभिक स्थिति में हमारा कोण कितना है बेटा? θ1। हमें इस विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाना है, और इस घुमाने के दौरान हमारे द्वारा यानी कि बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो वो कार्य हम कैसे ज्ञात करें? अच्छा बेटा, पहले मैं आपको बात करता हूं यहां पर बल आघूर्ण की। माना कि बीच में किसी समय पर इसका कोण था θ, तो जनरल अगर अपन बात करें जब कोण θ होता है तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर बल तो कितना लगता है? 0। चलो, तो बल से तो अपने को कोई मतलब नहीं है, बल तो कितना लगेगा? हमेशा 0। लेकिन बीच में मान लो अगर कभी किसी समय कोण θ हो तो उस समय उस पर बल आघूर्ण कितना लगता है? टो बराबर Pe sin θ। अरे बेटा यही तो बताया ना। तो इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा बल आघूर्ण कितना लगता है? टो बराबर Pe sin θ। ये बल आघूर्ण इसको कहां घुमाने की कोशिश कर रहा है? नीचे की तरफ। लेकिन अगर हमें इसको ऊपर की तरफ यानी कि पीछे की तरफ घुमाना है तो दिमाग लगाओ, बाह्य कारक को जितना बल आघूर्ण इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा बल आघूर्ण क्या पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा क्या? आप ऐसे सोचो, अपन बल की बात करते हैं। ये सपोज दैट आपके पास में कोई वस्तु है, इस वस्तु को आगे की तरफ 10 न्यूटन का बल खींच रहा है। यदि तुम चाहते हो कि ये वस्तु कहां जाए? पीछे। ध्यान दो बेटा,
ये वस्तु है, इस वस्तु को आगे की तरफ कितना बल खींच रहा है बेटा? 10 न्यूटन। यदि तुम चाहो कि ये वस्तु कहां चली जाए? पीछे, तो तुमको क्या करना चाहिए? 10 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा, चाहे 10.1 ही लगा दो, कहां लगा दो? पीछे की तरफ। तो ये वस्तु कहां गति करने लग जाएगी? पीछे की तरफ। यानी कि जितना बल इसके ऊपर आगे लग रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा बल हमें पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा। बट हम इस थोड़े से ज्यादा को नहीं मानते हैं, हम दोनों को लगभग क्या मान लेते हैं? बराबर ही मान लेते हैं। तो वही चीज यहां पर है, जितना बल आघूर्ण ये विद्युत क्षेत्र टो बराबर पीई साइन थीटा बराबर टो बराबर पीई साइन थीटा इसके ऊपर आगे की तरफ लगा रहा है या क्लॉकवाइज लगा रहा है, समझते हो ना बेटा? ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी अगर टो बराबर पीई साइन थीटा क्लॉकवाइज लग रहा है और उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस टो बराबर पीई साइन थीटा से थोड़ा सा ज्यादा बलाघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज लगा देना चाहिए। तो हम लगभग उसको बराबर ही मान लेते हैं और हम ये कहते हैं कि किसी स्थिति में जब ये थीटा कोण पर रहेगा तो बाह्य कारक द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण टो EXT, EXT का मतलब है बाह्य कारक और टो का मतलब बल आघूर्ण, तो बाह्य कारक द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण टो EXT बराबर PE साइन थीटा ही होगा। बेटा वास्तव में ये बाह्य कारक द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण टो बराबर PE साइन थीटा जो कि विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया है उससे थोड़ा सा क्या होना चाहिए? ज्यादा। लेकिन हम उसको लगभग क्या मान के चल रहे हैं? बराबर ही मान के चल रहे हैं। चलिए, तो माना कि अभी बाह्य कारक द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण कितना है? टो बराबर PE साइन थीटा, और हमने इसको अल्प विस्थापन दे दिया डी थीटा। अल्प विस्थापन कितना दे दिया? डी थीटा। तो इस अल्प विस्थापन के लिए बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, इसको अपन लिख लेते हैं DW, क्योंकि ये किसके लिए है बेटा? अल्प विस्थापन के लिए। अल्प विस्थापन डी थीटा के लिए बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, इसको हम क्या मान लेते हैं? DW। तो DW बराबर हमारे पास में क्या आएगा? सुनिए बेटा, जैसे आपने पढ़ा था कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में कि W बराबर रेखीय गति के दौरान आपका होता है F इंटू डी, यानी कि बल गुणा विस्थापन। तो यहां जो आपका कार्य होगा वो होगा बल आघूर्ण टो EXT गुणा कोणीय विस्थापन डी थीटा। डी थीटा आपका क्या है बेटा? कोणीय विस्थापन। तो जैसे सिंपल बल गुणा विस्थापन होता है वैसे ही घूर्णन गति के लिए किया गया कार्य क्या होगा? बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण कितना है हमारा? टो EXT, और कोणीय विस्थापन कितना है? डी थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा क्या? DW बराबर PE साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा? डी थीटा। ये जो हमारा कार्य आया है वो तो केवल और केवल किसके लिए आया है बेटा? थोड़ा सा डी थीटा कोण से घुमाने के लिए। हमें इस वस्तु को कहां से लेकर कहां तक घुमाना है बेटा? θ1 से θ2 कोण तक घुमाना है। तो θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हम इसका क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। θ1 से θ2 को घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हम इसका क्या कर देते हैं? समाकलन। हाँ बेटा, तो DW का जब हम समाकलन करेंगे तो वो तो हमारे पास में आ जाएगा W। DW बराबर PE साइन थीटा था, हमने दोनों तरफ बेटा क्या कर दिया? समाकलन। तो DW का समाकलन तो क्या हो जाएगा? W बराबर, इधर हम समाकलन कर देते हैं पूरा क्या? PE साइन थीटा और डी थीटा। और इस समाकलन की लिमिट जो आएगी, हमें लिमिट उस चीज की लगानी होती है जो डी के साथ में हो। ध्यान से देखो बेटा, डी के साथ में क्या है? थीटा। तो हमें लिमिट किसकी लगानी है? थीटा की। डायग्राम में देखो थीटा का मान कहां से कहां चेंज हो रहा है? θ1 से θ2। अरे बेटा पहले कोण हमने कितना रखा? θ1, और घुमा के उसको कितना कर दिया? θ2। तो लिमिट कहां से कहां आएगी? θ1 से θ2। वैसे DW का समाकलन W ही होता है, लेकिन यहां हम बाह्य कारक की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा सही से समझाने के लिए हम इसको लिख देते हैं WEXT। EXT का कोई दिक्कत नहीं है, EXT का मतलब है बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। अब बस इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, सोल्व करते हैं। तो WEXT बराबर हमारे पास में P तो आपका आ जाएगा बाहर, क्योंकि P और E इसका द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र एक समान है। एक समान का मतलब कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ? जो चीज कभी भी चेंज नहीं हो रही उसका मतलब ये क्या हुआ? नियत। और आपको पता है जो भी नियत चीज होती है उसको हम समाकलन से कहां ले लेते हैं? बाहर। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E दोनों
नियत है तो वो तो कहा जाएगा बाहर, लेकिन बताओ क्या आपका साइन थीटा और डी थीटा बाहर आएगा? नहीं, क्योंकि देखो बेटा साइन और डी के साथ क्या आ रहा है? थीटा। और बताओ जब ये विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से घूम रहा है तो थीटा का मान तो चेंज हो रहा है ना, और जो चीज चेंज होती है उसको समाकलन से बाहर हम नहीं निकालते हैं। तो पी हमारा बाहर आ गया और अंदर बच गया क्या? साइन थीटा। थीटा 1 से थीटा 2। और आगे सोल्व करते हैं तो WEXT बराबर आ गया पी ऐसे कैसे रह गया? सुनिए बेटा, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। याद करना पड़ेगा आपको, साइन थीटा का समाकलन बेटा क्या होता है हमारे पास में? माइनस कोस थीटा, और उसकी लिमिट आ जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। अच्छा बेटा, तो WEXT बराबर हमारे पास में आ गया। पहले एक बार अपन माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस का PE रह गया और अंदर क्या बच गया? कोस थीटा। ऐसे ही रहने दो, थीटा 1 से थीटा 2। और आगे सोल्व करो, WEXT बराबर माइनस PE को चलने दो, लिमिट सोल्व करो। पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा बेटा? कोस थीटा 2 माइनस थीटा की जगह अपर लिमिट रख दी थीटा 2, तो क्या बन गया? कोस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा? कोस थीटा 1। अच्छा बेटा, अब अपने को फाइनल आंसर क्या याद करना है? यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। WEXT बराबर ये जो यहां माइनस था, इस माइनस को वापस आप कहां ले जाओ? अंदर। तो PE, दिमाग लगाओ बेटा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो वो कोस थीटा 2 तो किसका हो जाएगा? माइनस का। लेकिन जब माइनस आगे जाएगा तो कोस थीटा 1 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बेटा अंदर जाके माइनस गुणा होगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा और वो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं और हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अरे बेटा जब वो माइनस यहां से अंदर जाएगा तो थीटा 2 को तो बना देगा माइनस वाला और कोस थीटा 1 को क्या बना देगा? प्लस वाला। तो हमने उसको पहले लिख लिया और हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया, जिसको अपने को याद करना है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो? P। पहले P और E के मध्य का प्रारंभिक कोण थीटा 1 है और अंतिम कोण कितना है? थीटा 2। प्रारंभिक कोण कितना है बेटा? थीटा 1, और अंतिम कोण घुमाने के बाद कितना है? थीटा 2। तो इस दौरान बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य कितना होगा बेटा? WEXT बराबर PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 के बराबर होगा। वो फॉर्मूला अपने को ऐसे की ऐसे याद करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हाँ जी बेटा, आपने 9-10 क्लास में पढ़ा होगा और 11वीं में मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो ये पृथ्वी का धरातल है, इस पृथ्वी के धरातल के ऊपर अगर हम किसी चीज की स्थितिज ऊर्जा U का मान 0 मान लें, तो जब हम यहां से h ऊंचाई पर जाकर के m द्रव्यमान के पिंड को रख देते हैं तो वहां इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है U बराबर mgh। m द्रव्यमान की वस्तु यदि धरातल से h ऊंचाई पर रखी गई है और धरातल पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या माना गया है? 0, तो h ऊंचाई पर जाकर के इसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाती है बेटा? mgh हो जाती है। ये आपने 9-10 क्लास में भी पढ़ा है। यहां चूंकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर है इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वैसे तो स्थितिज ऊर्जा ही है, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या नाम देते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र के अंदर है। यहां हम बात कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी है बेटा, यहां हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है E, ठीक है। आगे की तरफ इसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है -Q और +Q, और ये अभी फिक्स रखा हुआ है थीटा कोण पर। पिछला जो डेरिवेशन था इसके अंदर हमने इसका कोण चेंज किया था थीटा 1 से थीटा 2 तक। इस बार चेंज नहीं कर रहे हैं, फिक्स कोण पर रख रहे हैं। कितने कोण पर? थीटा कोण पर रख रहे हैं। तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, चूंकि आपका विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इसमें रखा गया बेटा विद्युत क्षेत्र में, इसलिए इस स्थितिज ऊर्जा को हम क्या नाम देंगे बेटा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा नाम देंगे। और वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी अभी मैं आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। इसका पूरा डेरिवेशन मैं आपको तीसरे चैप्टर के अंदर बताऊंगा। अभी ये फर्स्ट चैप्टर में नहीं है टॉपिक, वास्तव में टॉपिक तीसरे चैप्टर के अंदर है, वहां मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन बताऊंगा। अभी आपको केवल और केवल फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला ये है U बराबर PE कोस थीटा।
फॉर्मूला क्या है बेटा, u बराबर पीई कोस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं u बराबर माइनस पीई कोस थीटा। विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है बेटा, u बराबर माइनस पीई कोस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं u बराबर माइनस पी डॉट ई। बेटा माइनस को तो रहने दो, जैसे a डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है। क्या होता है बेटा, a डॉट बी बराबर, अरे फर्जी हो क्या, भूल गए क्या, 11th क्लास की चीज है। a डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और a क्रॉस b बराबर क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा। तो यहां पर अपन p डॉट ई को क्या लिख सकते हैं, पीई कोस थीटा। तो एक ही बात है, स्थितिज ऊर्जा, ये इसको और सही बोले तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ये तो है इसका अदिश रूप, दो रूप याद करने, और ये है इसका सदिश रूप। जैसे अभी बल आघूर्ण के भी दो फॉर्मूले याद किए थे ना बेटा, टो बराबर पीई साइन थीटा अदिश रूप, और टो सदिश बराबर पी क्रॉस ई क्या था, हमारा सदिश रूप। ऐसे ही यहां पर विद्युत स्थिति के दो फॉर्मूले याद करने हैं, u बराबर माइनस पीई कोस थीटा और u बराबर माइनस पी डॉट ई। वैसे मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है, u बराबर माइनस पीई कोस थीटा। ऐसे ही यहां पर भी अपन तीन स्थितियां पढ़ते हैं, स्पेशल केसेस, जैसे अपन ने वहां पे पढ़ी थी। हाँ बेटा, केस फर्स्ट थीटा बराबर 0 डिग्री, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। केस सेकंड थीटा बराबर 90 डिग्री, अभी लिख लेंगे इनके बारे में। और केस थर्ड थीटा बराबर 180 डिग्री। चलिए ठीक है, देखते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री अगर आप रखोगे तो u बराबर हमारे पास में आएगा माइनस पीई कोस 0 डिग्री। u बराबर कितना है बेटा, माइनस पीई कोस थीटा, थीटा की जगह क्या रख लो, 0 डिग्री। ओके बेटा, तो u बराबर आ जाएगा माइनस पीई, क्योंकि कोस 0 का मान होता है 1। कोस 0 का मान कितना होता है बेटा, 1। तो वो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, माइनस का पीई। नेक्स्ट देखते हैं, u बराबर माइनस पीई साइन 90, कोस 90। तो u बराबर हो गया 0, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है बेटा, 0। तो पूरा आंसर क्या हो गया, 0। नेक्स्ट लेते हैं कोस 180। तो u बराबर माइनस पीई कोस 180 डिग्री। तो u बराबर हो गया प्लस का पीई। क्यों, क्योंकि कोस 180 का मान -1 होता है। कोस 180 का मान कितना होता है बेटा, -1। तो -1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का पीई। तो हमारे पास में तीन स्पेशल आंसर याद हो गए। वैसे जनरल आंसर विद्युत स्थिति ऊर्जा का क्या है, u बराबर माइनस पीई कोस थीटा या u बराबर माइनस पी डॉट ई। मेनली u बराबर माइनस पीई कोस थीटा। और तीन विशेष स्थितियों में थीटा बराबर 0 डिग्री, जिसको हम स्थायी साम्यावस्था भी कहते हैं। अभी तो बताया था बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, स्थायी साम्यावस्था। और थीटा बराबर 180 डिग्री को क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था। बोलो भाई, ये तो बताया था। अच्छा, तो ये तीन आंसर अपने को स्पेशल याद करने हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए आंसर आ गया माइनस पीई, थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए 0, और थीटा बराबर 180 डिग्री के लिए प्लस का पीई। थीटा बराबर 180 डिग्री पर जो u बराबर प्लस का पीई आ रहा है, ये अधिकतम आंसर है, प्लस का पीई। और माइनस का पीई क्या है, न्यूनतम। आप ऐसे समझो, प्लस पीई का मतलब समझ लो +10, 0, और माइनस पीई का मतलब -10। मैं आपको तीन संख्या बता रहा हूं, प्लस का 10, 0 और माइनस का 10। तो नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा कौन है, प्लस का 10। तो प्लस का पीई क्या है, अधिकतम, यानी कि सबसे ज्यादा। और सबसे कम कौन सा है इनमें से, माइनस का 10। तो u मिनिमम बराबर, न्यूनतम आंसर कितना है, u मिनिमम बराबर माइनस का पीई। ओके बेटा, तो आज जो है इस क्लास के अंदर हमने टोटल मिलाकर के 3 डेरिवेशंस पढ़े हैं। उन तीनों डेरिवेशंस के सारे आंसर्स अपने को अच्छे से याद होने चाहिए। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, आप ध्यान से सोचिए। पहला डेरिवेशन आज मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एक समान विद्युत क्षेत्र था E, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव ऐसे टेढ़ा रखा हुआ था थीटा कोण के ऊपर। तो हमें वहां पर दो चीजें ज्ञात करनी थी, एक तो इस पर लगने वाला नेट बल और एक इस पर लगने वाला बल आघूर्ण। मैंने पूरा डेरिवेशन आपको बता दिया था, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल कितना आया था, F नेट बराबर 0, और बल आघूर्ण कितना आया था, टो बराबर पीई साइन थीटा, या सदिश रूप में सोचे तो टो सदिश बराबर पी क्रॉस ई। ओके बेटा, नेक्स्ट फिर उसमें 3 स्पेशल केसेस पड़ी थी। केस फर्स्ट थीटा बराबर 0 डिग्री, तो F बराबर आया था 0 और टो बराबर भी आया था 0। कॉपी में देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हमने क्या कहा था, स्थायी साम्यावस्था। सब कुछ याद होना चाहिए बेटा, ऐसे कि ऐसे
केस सेकंड थीटा बराबर 90 डिग्री, तो एफ बराबर कितना आया था 0 और टो आया था मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, और टो मैक्सिमम का फॉर्मूला डायरेक्टली कितना आ गया था पीई के बराबर। केस थर्ड थीटा बराबर 180 डिग्री, उसका आंसर क्या आया था एफ बराबर 0 और टो बराबर भी 0, उसको हमने क्या कहा था अस्थायी साम्य अवस्था। वो पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा कि एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव पहले θ1 कोण पर रखा गया है और फिर हमने उसको घुमा के उसका कोण कितना कर दिया θ2। तो सुनो ध्यान से, प्रारंभिक कोण क्या है θ1 और अंतिम कोण क्या है θ2। तो घुमाने के लिए बाह्य कारक द्वारा किया गया कुल कार्य कितना आया हमारे पास में WEXT बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। पूरा फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा कि यदि हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र E के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव θ कोण पर रखा गया है तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा वाला डेरिवेशन मैं आपको तीसरे चैप्टर में करवाऊंगा, बट इसका आंसर आपको याद होना चाहिए यहीं पर, U बराबर माइनस PE cos θ या U बराबर माइनस P डॉट E। और इसमें भी अपन ने 3 विशेष स्थितियां पढ़ी। थीटा बराबर 180 डिग्री में आंसर अधिकतम आया और कितना आया U मैक्सिमम बराबर प्लस का PE। थीटा बराबर 0 डिग्री में आंसर न्यूनतम आया और कितना आया U बराबर माइनस PE। U मिनिमम बराबर माइनस PE। ये सारे आंसर्स अपने को याद होने चाहिए। चलिए ठीक है बेटा, अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मैं आपको सोल्व करा रहा हूं, आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं बिल्कुल। और मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 47। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव में प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं, यानी कि एक तो है आपका माइनस 6 माइक्रोकूलम और एक है आपका प्लस 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, दो आवेश हैं जो कि एक दूसरे से 4 mm की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है बेटा 4 mm। यहां एक विद्युत क्षेत्र भी मौजूद है, मैं से लिख रहा हूं डाटा साइड में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका मान कितना है 2000 न्यूटन बटा कूलाम है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमें निकालना है इसका द्विध्रुव आघूर्ण। कोई बात नहीं बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। फॉर्मूला बताओ, P बराबर Q इंटू 2A। तो P बराबर Q क्या होता है, दोनों में से किसी एक आवेश का मान। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो बेटा इसका मान कितना है, इसको पूरा अपन क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। ये माइनस और ये आपका प्लस, तो दोनों में से किसी भी एक आवेश का मान ले लो, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, केवल क्या लेना है मान। तो कितना आया 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2A। 2A क्या होती है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है बेटा 4 मिलीमीटर। और मैंने आपको बताया था 4 मिलीमीटर को हम क्या लिखेंगे 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। मिली का मतलब क्या होता है 10 की घात माइनस 3 और माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की घात माइनस 6। अरे फर्जी हो क्या, सब कुछ लिखवाया है पहले। मिली का मतलब क्या होता है 10 की घात माइनस 3, माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6, नैनो का मतलब 10 की घात माइनस 9 और पिको का मतलब 10 की घात माइनस 12। तो वो 4 मिलीमीटर क्या बन जाएगा आपका 4 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो P बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा 24 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम मीटर। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व करके आओ तो जो फाइनल आंसर आए उस फाइनल आंसर का मात्रक उसके साथ में जरूर लगा के आना है। क्या सोल्व किया तुम लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण, तो याद होना चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। तो आंसर आ गया 24 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम मीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। ओके बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि इसे विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो इसके ऊपर लगने वाला बल और बलाघूर्ण ज्ञात करो। मैंने आपको बताया बल और बलाघूर्ण के लिए कि चाहे किसी भी कोण पर रखा जाए बल तो हमेशा कितना हो जाएगा 0, उसको तो सोल्व ही नहीं करना है। बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, फॉर्मूला टो बराबर PE sin थीटा। टो बराबर क्या बताया मैंने आपको PE sin थीटा। सोल्व कर लो। P का मान कितना है 24 गुणा 10 की घात माइनस 9। E का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 2000 और साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30। तो साइन 30, तो ये हमारे पास में हो गया बेटा आपका 48,000 गुणा 10 की घात माइनस 9 और साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2। सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को यहां से कैंसिल करोगे तो ये बच जाएगा कितना
24,000, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 और वो 3 जीरो उसके साथ भेज दो तो वो बन जाएगा 10 की घात -6। बेटा 3 जीरो का मतलब 10 की घात 3 हो गए, तो ये 10 की घात 3 और गुणा 10 की घात -9। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 3 और -9 कितना बचेगा, -6। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में F बराबर तो हमेशा फिक्स है एक समान विद्युत क्षेत्र में 0, और टो बराबर कितना आ जाएगा 24 गुणा 10 की घात -6। मात्रक जरूर साथ में लगा के आना, इसका बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। जिसको नहीं याद है याद कर लेना, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर। ओके बेटा, तीसरा क्वेश्चन, P तथा E के मध्य किस कोण के लिए द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण अधिकतम होगा एवं कितना होगा। हाँ जी बेटा, तीसरा क्वेश्चन, थीटा के किस मान के लिए आपका बलाघूर्ण अधिकतम होगा। तो मैंने आपको बताया है कि थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए बलाघूर्ण क्या होगा, अधिकतम, और कितना होगा उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। स्पेशल केस सेकंड का क्वेश्चन है, स्पेशल केस सेकंड में थीटा का मान कितना था 90, और तब बलाघूर्ण कितना आया था, टो मैक्सिमम बराबर PE। तो बताइए थीटा के किस मान के लिए बलाघूर्ण अधिकतम याद करना है, थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए, और कितना, टो मैक्सिमम बराबर PE। अब बस इसको सोल्व कर लो। टो मैक्सिमम बराबर P का मान कितना है बेटा, 24 गुणा 10 की घात -9, और E का मान कितना है 2000। तो हम चाहे तो इसको 2 गुणा 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया 48 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन मीटर। क्या निकाला है बेटा अपन ने, बल आघूर्ण। मैक्सिमम मिनिमम जो भी निकाला, लेकिन हमने क्या निकाला है, बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन गुणा मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 47 के ही 3 पार्ट थे और बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, P द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, इसे स्थायी संतुलन अवस्था से अस्थायी संतुलन अवस्था तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सिंपल ही है, चूंकि बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, फॉर्मूला क्या था, WEXT बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। यही था क्या बेटा, बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य का फॉर्मूला यही था। यहां θ1 बराबर कितना है और θ2 बराबर कितना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसने θ1 और θ2 का मान डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इसने एक हिंट दी है, और इसने ये कहा है कि हमें द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन तक घुमाना है। अरे बेटा, स्थायी संतुलन का मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री, और अस्थायी संतुलन का मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री। तो कहां से कहां घुमाना है, 0 से 180 डिग्री। तो प्रारंभिक कोण कितना है, 0 डिग्री, वो किसका मान होगा, θ1 का मान, और अंतिम कोण कितना है 180 डिग्री, वो किसका मान होगा, θ2 का। ध्यान दो, यदि इस क्वेश्चन में ये कहता ना कि इसे अस्थायी संतुलन अवस्था से स्थायी संतुलन की अवस्था तक घुमाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कहां से कहां घुमाना है, 180 डिग्री से 0 डिग्री तक। तो फिर θ1 का मान होता 180 और θ2 का मान कितना होता, 0। जो प्रारंभिक कोण है वो θ1 का मान होगा, और जो अंतिम कोण है वो θ2 का मान होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। WEXT बराबर हमारे पास में आ गया PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री। तो ये हमारे पास में हो गया WEXT बराबर PE कोस 0 का मान होता है 1। भाई साहब उस टेबल को याद कर लेना, 11th क्लास में मैंने 0 से 180 डिग्री तक की पूरी टेबल बनवा रखी है। कोस 0 का मान 1 होता है, माइनस कोस 180 का मान -1 होता है। कोस 180 का मान कितना होता है बेटा, माइनस का 1। तो WEXT बराबर हमारे पास में कितना आ गया, PE 1 माइनस -1। अब इतने फर्जी तो हो नहीं, ये वाली चीज क्या बनेगी बेटा, 1 + 1 2। तो हमारे पास में आंसर आ गया W एक्सटर्नल बराबर प्लस का 2 PE। WEXT बराबर क्या आया बेटा, प्लस का 2 PE। ओके बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रदर्शित स्थितियों में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जाओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 49, पहली स्थिति, इसमें एक द्विध्रुव -Q और +Q इस प्रकार रखा गया है, और विद्युत क्षेत्र E जो है वो आगे की तरफ है। अभी मैं समझा दूंगा आपको।
दूसरी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तो आगे की तरफ ही है ई, लेकिन द्विध्रुव इस प्रकार से रखा गया है ताकि ये माइनस क्यू रहे, ये आपका प्लस क्यू रहे और ये वाला जो एंगल हो वो कितना हो 60 डिग्री। तीसरी स्थिति, विद्युत क्षेत्र आगे की तरफ ही रहे ई, लेकिन द्विध्रुव को इस तरह से रखा गया है, यहां माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू। चौथी स्थिति, विद्युत क्षेत्र ई आगे की तरफ है, द्विध्रुव को ऐसे रखा गया है, यहां माइनस क्यू है और यहां प्लस क्यू है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। पांचवी स्थिति, विद्युत क्षेत्र ई आगे की तरफ है और द्विध्रुव को ऐसे रखा गया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। लो जी बेटा ध्यान दीजिए, मेन चीज है बेटा थीटा। मेन चीज क्या है बेटा? थीटा। एक मिनट में साइड बता देता हूं। थीटा किस किस के मध्य का कोण होता है बेटा? P एवं E के मध्य का कोण। थीटा किस किस के मध्य का कोण होता है? P और E के मध्य का कोण। तुमको E की दिशा तो दिख जाएगी, P की दिशा नहीं दिखेगी। और P की दिशा आपको याद होनी चाहिए, कहां से कहां होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा कहां से कहां होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। हाँ जी बेटा, इस पहले डायग्राम में बताइए बेटा, E कहां है? आगे, और P कहां है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। इसका मतलब क्या आगे ही है क्या? तो दोनों आगे ही हो गए। तो अपन साइड में सोच लेते हैं कि यहां पर थीटा बराबर आएगा 0 डिग्री। आंसर बाद में निकाल लेंगे। थीटा का मान इंपॉर्टेंट है, बस थीटा का मान कितना आएगा बेटा? 0 डिग्री। इसमें देखो E कहां है? आगे, और P कहां से कहां होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। क्या इधर होगा क्या? तो बताइए, P और E दोनों के मध्य का कोण कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री। हाँ जी बेटा, इसमें बताओ, दिमाग लगाना, थीटा बराबर 180 डिग्री है। बताओ बेटा क्यों? क्योंकि E कहां है? आगे, और ये रहा माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू, तो P कहां है? पीछे। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, इसका मतलब पीछे की ओर। नेक्स्ट, E कहां है? आगे। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां माइनस क्यू है और यहां प्लस क्यू है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो ये कहां होगा हमारा? इधर की तरफ। तो दिमाग लगाओ, जब द्विध्रुव आघूर्ण इधर की तरफ है तो P और E के मध्य का कोण ये 60 डिग्री नहीं होगा। देखो बेटा, E इधर है और P इधर है, ठीक है ना? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर तो कहां है? इधर। तो थीटा ये वाला कोण होगा। थीटा कौन सा कोण होगा? ये वाला। और बताइए बेटा, ये वाला कोण कितना बचेगा? 120 डिग्री। अरे बेटा, ये टोटल 180 होता है, तो अगर ये वाला 60 है तो ये कितना बचेगा? 120। सेकंड और फोर्थ आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सेकंड में थीटा का मान 60 डिग्री क्यों है और फोर्थ में थीटा का मान 120 डिग्री क्यों है? समझ में आई क्या बात? वापस समझाता हूं। सेकंड में यहां माइनस क्यू था और यहां प्लस क्यू था, तो बताइए P जो था क्या माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इधर ही था क्या? तो ये देखो, इधर आपका क्या था? P, और E आगे था, तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा का मान कितना रहेगा? 60। इसमें P माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इधर है और E आगे है, तो थीटा ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण थीटा बराबर क्या होगा? 120 डिग्री। यहां कोई दिक्कत नहीं है। E कहां है? आगे, और P कहां है? ऊपर, तो थीटा बराबर कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। चलिए, थीटा का मान इंपॉर्टेंट था। अब अपन लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? U बराबर माइनस PE कोस थीटा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। U बराबर माइनस PE कोस थीटा का मान कितना है? 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो U बराबर हमारे पास में पहली स्थिति में आंसर आएगा माइनस का PE। कोस 0 का मान कितना होता है बेटा? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का PE। इसको हम बोल देते हैं U फर्स्ट। ओके बेटा, यहां लगाते हैं U बराबर माइनस PE कोस 60 डिग्री। तो U बराबर आ जाएगा आपका माइनस PE। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो बटा में क्या आ जाएगा बेटा? 2। ये हमारे पास में आ गया U सेकंड। U सेकंड बराबर कितना आया बेटा? माइनस का PE बटा 2। अच्छा बेटा, थर्ड में देखते हैं। U बराबर माइनस PE कोस 180 डिग्री, और कोस 180 का मान कितना होता है बेटा? -1। तो हमारे पास में हो गया U बराबर प्लस का PE। इसको हम बोल देते हैं U थर्ड। ओके बेटा, नेक्स्ट, यहां U बराबर माइनस PE कोस 120 डिग्री, तो U बराबर माइनस PE कोस 120 का मान होता है -1/2। कोस 120 का मान क्या होता है बेटा? -1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हमारे पास में बच जाएगा PE/2। इसको हम लिख देते हैं U फोर्थ। ओके बेटा, लास्ट, U बराबर माइनस PE कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ U बराबर कितना आ गया? 0। तो U 5।
ओके बेटा, हमने 5 स्थितिज ऊर्जाएं निकाल ली। u फर्स्ट बराबर माइनस पीई, पर उसके लिए पहले हमें थीटा का मान निकालना जरूरी था। u सेकंड बराबर माइनस पीई बटा 2, u थर्ड बराबर प्लस का पीई, u फोर बराबर प्लस का पीई बटा 2 और u फाइव बराबर 0। यदि हम इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो मुझे नहीं पता, दिमाग तुम खुद ही लगाना। ये जो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जाएं हमने निकाली हैं, यदि हम इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे ज्यादा जो है वो तो है u थर्ड, क्योंकि वो क्या है प्लस का p, तो प्लस वाली संख्या सबसे ज्यादा ही होगी ना। अच्छा बेटा, उसके बाद में है u फोर्थ प्लस का p बटा 2, उसके बाद में आएगा u फिफ्थ 0। अब आएंगे माइनस वाली, माइनस में 2 है, एक तो माइनस का पीई बटा 2 और एक माइनस का पीई, तो पहले आएगा u सेकंड यानी कि माइनस का पीई बटा 2 और माइनस पी तो उससे भी क्या होगा और कम, तो सबसे लास्ट में आएगा u फर्स्ट। तो पांचों स्थितिज ऊर्जाएं हमने निकाल ली। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बेटा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है u बराबर माइनस पीई कोस थीटा। तो p और e तो सब में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थीटा के मान हमने को क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिए हुए थे। हमने थोड़ी सी मेहनत करके पहले थीटा के मान निकाले। थीटा होता है p तथा e के मध्य का कोण, तो हमने हर क्वेश्चन में अलग अलग थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 120 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री सारे मान निकाले, सबकी अलग अलग स्थितिज ऊर्जाएं निकाली। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा कौन सा है प्लस का पीई यानी कि u थर्ड, उसके बाद में u फोर्थ, उसके बाद में u फाइव, उसके बाद में u सेकंड और उसके बाद में u फर्स्ट। इस तरह से अपन ने इसको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। देख लो बेटा, u3 ग्रेटर देन u4 ग्रेटर देन u5 ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u1। ओके बेटा, नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है P बराबर 5 i कैप माइनस 8 j कैप प्लस 10 k कैप कूलाम मीटर। यह है हमारे विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, और यहाँ एक विद्युत क्षेत्र और दिया हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 10 i कैप प्लस 20 j कैप माइनस 10 k कैप न्यूटन बटा कूलाम। ये आपका विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। हमें क्या क्या निकालनी है? सबसे पहली चीज F निकालना है, उसके बाद में टोल निकालना है, बल आघूर्ण, और उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा U निकालनी है। 3 चीजें निकालनी है, बल, बल आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा। ओके बेटा, पहली चीज बल, सोचना ही नहीं है, चाहे कोई भी P हो चाहे कोई भी E हो। यदि क्वेश्चन में हमें विद्युत क्षेत्र जो दिया हुआ है वो एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है तो बल का आंसर हमेशा कितना आएगा? 0। बल का आंसर कितना आएगा बेटा? एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए हमेशा 0। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण के लिए यहां पर मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो अदिश रूप टो बराबर पीई साइन थीटा और दूसरा सदिश रूप टो सदिश बराबर पी क्रॉस ई। यहां कौन सा यूज होगा? टो सदिश बराबर पी क्रॉस ई, क्योंकि पी और ई हमें आई कैप जे कैप के कैप के रूप में दे रखे हैं। बेटा पी और ई हमें किस रूप में दे रखे हैं? आई कैप जे कैप के कैप के रूप में, तो हमें सदिश रूप यूज करना पड़ेगा टो बराबर पी क्रॉस ई। ओके बेटा, तो टो बराबर पी क्रॉस ई, सदिश गुणा करना आपको आना चाहिए, 11th क्लास की चीजें ऐसे टेबल बना के सोल्व करते थे ना बेटा। आई कैप, जे कैप, के कैप, पहले कौन है? P, तो P की तीनों संख्याएं लिखो, 5, -8 और 10, और उसके बाद में क्या है? E, 10, 20 और -10। ये अपन ने सदिश गुणा कर लिया और इस सदिश गुणा को सोल्व करके अपने को फाइनल आंसर निकालना है, और ये मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, भाड़ में जाओ। हाँ जी बेटा, सदिश गुणा टेबल बना के सोल्व करना आना चाहिए, तुम्हारी टेंशन है, मैं नहीं कराऊंगा, 11th क्लास में खूब सिखाया हुआ है। नेक्स्ट U बराबर क्या होता है बेटा आपका? माइनस पी डॉट ई। वैसे तो U बराबर होता है आपका क्या? माइनस पीई कोस थीटा, लेकिन यहाँ आई कैप जे कैप के कैप के रूप में है, इसलिए हम इसका सदिश रूप यूज करेंगे U बराबर माइनस पी डॉट ई। तो U बराबर माइनस पी की जगह क्या आएगा बेटा?
5 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप डॉट ई की जगह क्या आएगा 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 10 के कैप। अब इसका अदिश गुणा करके सोल्व करके अपने को फाइनल आंसर निकालना है। वो तुम्हारी टेंशन है अदिश गुणा कैसे करते हैं, सदिश गुणा कैसे करते हैं। जो फाइनल आंसर यहां पर टो का आ जाए उसके आगे मात्रक लगा के आना है न्यूटन मीटर, क्योंकि टो क्या है बेटा, बल आघूर्ण। बल का मात्रक होता है एसआई मात्रक न्यूटन और बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, याद हो जाना चाहिए। और स्थितिज ऊर्जा जो आएगी उसके साथ में मात्रक लगा के आएंगे जूल। कार्य का जो मात्रक होता है वही सभी प्रकार की ऊर्जाओं का भी मात्रक होता है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी हम क्या लगा के आएंगे बेटा, जूल। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 51। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थायी साम्यावस्था में रखा गया है। अब यदि इसे अल्फ कोण थीटा पर घुमाकर छोड़ दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि यह द्विध्रुव कोणीय एसएचएम करेगा तथा इस एसएचएम गति का आवर्तकाल भी ज्ञात कीजिए। ओके बेटा, हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है ई। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बट नीट और जेई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, इसमें हमारे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव पहले माइनस क्यू और प्लस क्यू इस प्रकार से सीधा रखा हुआ था स्थायी साम्यावस्था में। स्थायी साम्यावस्था का मतलब क्या होता है बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री। एक बार देखना बेटा, देखिए इसमें थीटा का मान 0 डिग्री है क्या, बिल्कुल। ई कहाँ है, आगे, और पी का होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो वो भी कहाँ है, आगे। तो थीटा का मान क्या हो गया बेटा, 0 डिग्री स्थायी साम्यावस्था में। अब ये कह रहा है कि आप इसको थोड़ा सा घुमा दो, ज्यादा नहीं, मैं समझाने के लिए ज्यादा बना रहा हूं, वास्तव में इसको थोड़ा सा घुमा दो मध्य बिंदु के सापेक्ष। ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया आपका प्लस क्यू। इसको अल्प कोण थीटा के ऊपर घुमा दिया। थीटा का मान क्या है, बहुत ही अल्प। अब बताओ, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमा करके छोड़ोगे तो क्या होगा, देखना। जैसे ही आप इसको इधर की तरफ घुमा के छोड़ोगे, इस स्थिति में इस प्लस क्यू के ऊपर बल लगेगा F1 बराबर क्यू ई आगे, और माइनस क्यू के ऊपर बल लगेगा F2 बराबर क्यू ही पीछे। और ये दोनों बल, ये तो घुमाएगा इसको नीचे और ये ले जाएगा इसको ऊपर। तो अगर अपन इसको सोचे तो बताओ, क्या ये इस तरह से घूम के वापस सीधा होना चाहिए क्या, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा। एक तो होता है बेटा क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की दिशा में, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में। तो अभी बताओ, यहां रख के छोड़ोगे तो एक बल नीचे लाएगा और एक बल ऊपर लाएगा। तो बताओ ये ऐसे घूम रहा है क्या, तो बताओ ऐसे घूम रहा है, तो क्या घड़ी की दिशा में ही घूम रहा है क्या, यानी कि क्लॉकवाइज घूम के कहां आने की कोशिश करेगा, नीचे। अब जब ये यहां पर आकर के घूमता हुआ नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ये यहां पर रुकेगा नहीं, इसके अंदर एक कोणीय वेग उत्पन्न हो जाएगा, और उस कोणीय वेग उत्पन्न होने के कारण ये यहां से और कहां घूमेगा, नीचे। जितना कोण ऊपर थीटा पर हमने छोड़ा था, ये घूम के उतना ही नीचे चला जाएगा। देखो ये ऐसे बन जाएगा बेटा, यहां जाएगा प्लस क्यू और यहां जाएगा माइनस क्यू। यहां पे आके थीटा कोण नीचे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा बेटा, आप सोचो, जब ये थीटा कोण पर यहां रुक जाएगा तो अब ये प्लस क्यू है, तो इसके ऊपर क्यू बल कहां लगेगा, आगे, और इसके ऊपर कहां लगेगा, पीछे। अब सोचो, अगर इस स्थिति में इसको एक बल आगे खींच रहा है और दूसरा बल पीछे खींच रहा है, तो ये वाला बल इसको घुमाएगा ऊपर की तरफ, और वो वाला बल उसको कहां घुमाएगा, नीचे की तरफ। और ये वापस से क्या हो जाएगा, सीधा। ये वापस यहां नहीं रुकेगा, इतना ही कहां जाएगा, ऊपर। फिर यहां जाएगा तो ये वाला बल आएगा नीचे और ये वाला बल आएगा ऊपर, वापस सीधा हो जाएगा और फिर से कहां चला जाएगा, नीचे। यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव पहले सीधा रखा हुआ था, जैसे आप इसको ऊपर करके छोड़ोगे तो यहां रुकेगा नहीं, वापस नीचे आएगा और नीचे जाएगा, फिर वापस सीधा होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे, ऊपर नीचे, इस प्रकार से गति करेगा। ये जो इस प्रकार से गति होती है, इसको हम कहते हैं कोणीय एसएचएम। इसका मतलब ये क्या करेगा, कोणीय एसएचएम गति तो करेगा। हमें निकालना है इसका आवर्तकाल। कोणीय एसएचएम तो करेगा, ये तो अपन ने थ्योरेटिकली समझ लिया। हमें निकालना है इसका क्या, आवर्तकाल। हाँ जी बेटा, अब ये आवर्तकाल निकालना 11th क्लास की चीज है, आपने एसएचएम वाला चैप्टर पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जब अपन ने थीटा कोण पर घुमा के छोड़ दिया, तो आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। हाँ जी बेटा, यदि हमने इसको थीटा कोण पर घुमा के छोड़ दिया तो बल आघूर्ण टो बराबर आपका होगा पीई साइन थीटा। आपके नोट्स के अंदर पहली स्टेप गलत लिखी हुई है बेटा, पहली स्टेप में आई नहीं है, जहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है वो पहला आई नहीं है, वो पहली बार में क्या है, टो।
तो टो बराबर क्या है बेटा हमारे पास में पीई साइन थीटा, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन मैं यहां लगाऊंगा माइनस। इस माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम इस वस्तु को या द्विध्रुव को यहां से थीटा कोण ऊपर लेके गए, यानी कि कहां लेके गए, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बल आघूर्ण उसको कहां ला रहा है, नीचे, यानी कि क्लॉकवाइज। तो देखो आपने इसको थीटा कोण कहां घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, तो बलाघूर्ण उसको वापस कहां लाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे। तो जो आपका बलाघूर्ण है उसकी दिशा कोणीय विस्थापन थीटा के क्या है, विपरीत, इसलिए अपन यहां पर क्या लगा रहे हैं, माइनस। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा, टो बराबर 11वीं क्लास में आपने घूर्णन गति में पढ़ा होगा, टो बराबर होता है बेटा आपका आई अल्फा। जैसे एफ बराबर एम ए होता है, वैसे टो बराबर क्या होता है बेटा आपका, आई अल्फा। तो आई अल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस का पीई साइन थीटा। ओके बेटा, यहां अपन लोग एक चीज और लिख रहे हैं कि यदि थीटा का मान अल्प हो तो साइन थीटा जो होता है वो लगभग थीटा के बराबर ही होता है। ये चीज हमारे पास आ गई इस चैप्टर में पहले ही। जब थीटा का मान अल्फ हो तो साइन थीटा का मान लगभग थीटा होता है, कोस थीटा का मान 1 होता है और टेन थीटा का मान भी लगभग थीटा ही होता है। अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर लेना, इसको अपन बोलते हैं लघु कोण सन्निकट। छोटे कोणों के लिए सन्निकट मान क्या होते हैं, जब थीटा का मान बहुत अल्प हो तो साइन थीटा बन जाता है थीटा, कोस थीटा बन जाता है 1 और टेन थीटा क्या बन जाता है, थीटा। तो चलिए थीटा अल्प कोण है तो साइन थीटा को अपन क्या लिख देते हैं बेटा, थीटा। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, आई अल्फा बराबर माइनस पीई थीटा। ओके बेटा, तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का पीई अपॉन आई और साथ में क्या आ गया बेटा, थीटा। अल्फा बराबर वास्तव में आपका होता है d2 थीटा अपॉन dt2 बराबर माइनस पीई अपॉन आई थीटा। अल्फा बराबर क्या होता है, d2 थीटा अपॉन dt2 और बराबर क्या आ गया, माइनस पीई अपॉन आई और साथ में आपका थीटा। चलो इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये समीकरण अपन ने अपनी तरफ से प्राप्त किया है। अच्छा बेटा, यदि हम 11वीं क्लास की बात करें तो कोणीय एसएचएम का मानक समीकरण क्या होता है, कोणीय एसएचएम का मानक समीकरण होता है d2 थीटा अपॉन dt2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जिसको याद नहीं हो याद कर लेना, कोणीय एसएचएम का मानक समीकरण क्या होता है, d2 थीटा अपॉन d2 थीटा अपॉन dt2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, हाँ बेटा, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। तुलना करने का मतलब देखो, d2 थीटा की जगह d2 थीटा आ रहा है, माइनस की जगह माइनस आ रहा है, थीटा की जगह थीटा आ रहा है। तो बताइए क्या ओमेगा स्क्वायर की जगह पीई अपॉन आई आएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आया बेटा, पीई अपॉन आई। अच्छा बेटा, तो बताइए ओमेगा बराबर क्या आएगा, रूट पीई अपॉन आई। यह आ गई हमारी कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग, ओमेगा बराबर पीई बटा आई। अब आवर्त काल जो होगा इसका वो क्या होगा हमारे पास में, 11वीं क्लास का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टी बराबर आ गया हमारे पास में 2 पाई और बटा में ओमेगा है तो वो उल्टा हो जाएगा और वो बन जाएगा रूट आई अपॉन पीई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नीट और जेई के एग्जाम के लिए। यदि हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव को पहले स्थायी साम्य अवस्था में सीधा रख देते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा थीटा कोण पर उसको घुमा देते हैं तो वो कोणीय एसएचएम करता है और सोल्व करने से उस कोणीय एसएचएम का आवर्तकाल हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, टी बराबर 2 पाई रूट आई अपॉन पीई के बराबर प्राप्त होता है। ओके बेटा, लास्ट टॉपिक छोटा सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा, लास्ट टॉपिक है हमारा माध्यम का पैरावैद्युतांक, जिसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। हाँ जी बेटा, ये अभी बोर्ड के एग्जाम, आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड
एग्जाम 2020 के अंदर 1 नंबर का पहला ही क्वेश्चन आया था कि किसी माध्यम के पैरा विद्युतांक को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज है बेटा। यदि हमारे पास में, दिमाग में सोचो, दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। अपन ऐसे सिंपली सोच रहे हैं, पहले ये रखे गए हैं निर्वात में, और फिर हम इसी Q1 और Q2 आवेश को एक दूसरे से r दूरी पर ही रख दें, लेकिन किस में रख दें? माध्यम में। और हर माध्यम का अपना अपना पैरा विद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, जिसको हम एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। तो कूलाम के नियमानुसार मैंने आपको वहीं बताया है, निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल कितना होगा बेटा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे बेटा F बराबर क्या होता था फॉर्मूला? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद करो, निर्वात के लिए मैंने बताया था कि K की जगह तुम क्या लिखना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। यदि हम बात करें किसकी? माध्यम की, तो माध्यम में लगने वाला बल F बराबर वही होगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, बट K की जगह हम क्या लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट के साथ में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R, जब माध्यम की बात होगी। और यहां आ जाएगा क्या? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यार दोनों F और F ही आ गए, इसलिए अपन दोनों को अलग अलग करने के लिए यहां हम लिख देते हैं FV और यहां हम लिख देते हैं FM। यदि क्वेश्चन में एक ही बल की बात हो रही है, चाहे निर्वात में हो सब चाहे माध्यम में हो, अगर एक ही बल की बात हो रही है तो तब तो उसको F लिख लेना। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में दो चीजों की बात हो रही है, F और F, तो उनको दोनों को अलग अलग करने के लिए मैंने इसको लिख दिया FV। V का मतलब है बेटा वैक्यूम यानी कि निर्वात, और इसको लिख दिया FM। M का मतलब है मीडियम यानी कि माध्यम। हमें परिभाषा किसकी बनानी है बेटा? एप्सिलॉन R की। हमें किसकी परिभाषा बनानी है? एप्सिलॉन R की। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, यदि समीकरण 1 में 2 का भाग दें तो LHS में तो बच जाएगा FV और बटा FM। सुनिए बेटा, LHS के अंदर ये बचेगा FV बटा FM। जब आप उधर भाग दोगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 भी कैंसिल हो जाएगा और R स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। बट वो एप्सिलॉन R घूम के कहां जाएगा? नीचे। अब मुझे नहीं पता, आप इसको भाग दे के देखना, आंसर ही आएगा। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे तो मुझे नहीं पता, आंसर ये आएगा FV अपॉन FM बराबर एप्सिलॉन R। यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R बराबर FV अपॉन FM। यहां से दिमाग लगा के इसकी परिभाषा बनाइए। हाँ जी बेटा, एप्सिलॉन R की परिभाषा क्या होती है? दो स्थिर बिंदु, निश्चित दूरी पर रखे गए दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य दिए गए माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात ही उस माध्यम का पैरा विद्युतांक कहलाता है। निर्वात में लगने वाले बल और दिए गए माध्यम में लगने वाले बल, दोनों का अनुपात ही उस माध्यम का पैरा विद्युतांक कहलाता है। ये जो एप्सिलॉन R है, ये एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ऊपर भी बल आ रहा है और नीचे भी बल, तो बल से बल कैंसिल हो जाएगा, ना तो इसका कोई मात्रक होगा और ना ही कोई विमीय सूत्र होगा। मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। और एक चीज और, सभी माध्यमों के लिए एप्सिलॉन R का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो आवेश, कोई भी दो आवेश पहले निर्वात में रहेंगे तो उनके मध्य बल ज्यादा लगेगा बेटा, और जब अपन उनके मध्य माध्यम भर देंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम। ध्यान दो, दो आवेश पहले तो निर्वात में या हवा में है, और फिर उन दोनों आवेशों के बीच में अपने भर दिया पानी या कोई भी माध्यम भर दिया, तो बताओ निर्वात में या हवा में बल, बीच में और कोई चीज नहीं है तो बल ज्यादा लगेगा, और जब उनके बीच में कोई माध्यम आ जाएगा तो बल क्या हो जाएगा? कम। तो बताओ FV का मान क्या है? ज्यादा, और FM का मान क्या होता है? कम। सोचो बेटा, अगर ऊपर वाली संख्या ज्यादा है और नीचे वाली संख्या कम है तो जो आंसर आएगा वो 1 से क्या आएगा? ज्यादा। तो एप्सिलॉन R का मान हमेशा 1 या 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। और चाहो तो 3 आंसर आप याद भी कर लेना। वायु के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 ही होता है, पानी के लिए एप्सिलॉन R का मान
81 होता है सुविधा के लिए, कभी कभी इसको 80 भी यूज कर लेते हैं। और सभी धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। ये लास्ट वाली परिभाषा अभी भी एग्जाम में आई हुई है और ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। जैसा कुछ इस नोट्स के अंदर लिखा हुआ है माध्यम के पैरा उतांग्या अपेक्षित विद्युतशीलता की परिभाषा, उसको ऐसे की ऐसे आपको याद करना है। पहले एफ का फॉर्मूला लिखना, फिर एफ का फॉर्मूला लिखना और समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना, तो हमारे पास में आ जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर एफ वी बटा एफ एम। अब इसके हिसाब से हम इसकी परिभाषा बना करके लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।